गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 23 सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम रिवीजन सेशन नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज वीकेंड है, तो जो भी क्वेश्चंस हमारे मिस हो गए थे इस वीक पे उनको हम कवर कर लेंगे। साथ ही साथ आज के भी करंट अफेयर्स हमें देखने हैं, तो सारा चीज़ एक साथ कवर करके फिर मंडे से हम लोग फिर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसा प्लान किया है कि वीकेंड वाले दिन अब से हम लोग रिवीजन नहीं रखेंगे, जिससे कि हमारे जो 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं पूरे वीक में उनको हम एक बार फिर से इस सेशन में कवर कर सकें और फिर मंडे से हम लोग फ्रेश रिवीजन अपना स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। All reported births and deaths in the country will be digitally registered on the center's portal from which date? कंट्री के अंदर होने वाली सभी बर्थ और डेथ को अब से डिजिटली तौर पे रजिस्टर किया जाएगा सेंटर के पोर्टल पे। किस डेट से आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है 1 अक्टूबर 2023 और यह नोटिफिकेशन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने जारी करी है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत अब जो है डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट का ज़माना लाया जा रहा है, जो कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करेगा, जिसको आप यूज़ करके बहुत सारे अपने काम करवा सकते हैं। लाइक अगर आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, फिर अगर आपको डीएल के लिए अप्लाई करना है, गवर्नमेंट जॉब्स लेनी है, उसके लिए भी चल जाएगा। पासपोर्ट और आधार के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भी यही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा। वोटर एनरोलमेंट कराना है तो भी यही चलेगा। मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगर कराना है तो भी इसी का काम आएगा। तो इस तरह के जितने भी काम होते हैं उन सब का समाधान आपका ये रजिस्ट्रेशन रहेगा। ठीक है, और ये इफेक्ट में आने वाला है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अब वो अपने सभी केस डेटा को ऑनबोर्ड कर रहे हैं नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पे। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह का नेशनल रिपोजिटरी है डेटाज का, जिसमें कि केसेस जो भी इंस्टीट्यूट हुए हैं या पेंडिंग हैं या डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं उनकी लिस्ट है या उनकी डिटेल्स हैं बाय द कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने बताया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि सारे डेटा को NJDG पोर्टल पर अपलोड किया जाए अंडर द ओपन डेटा पॉलिसी, इससे होगा क्या, ट्रांसपेरेंसी आएगी जुडिशियल सेक्टर में, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी जुडिशियल डोमेन में। तो फिलहाल अगर बात करें तो लिटिगेंट्स जो हैं उनके पास एक्सेस है इंफॉर्मेशन का 23.81 करोड़ केसेस का और मोर देन 23.02 करोड़ ऑर्डर या फिर जजमेंट्स का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड किस कंट्री से एसोसिएटेड है, आंसर है इंडिया। ये आजकल चर्चे में था, इस वजह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड अ सब्सिडी स्कीम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट द स्टेट्स स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन? किस स्टेट ने हाल ही में एक सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया है जिससे कि इन्वेस्टमेंट का बढ़ावा हो सके इनके स्टेट में और जो स्टेट का स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बूस्ट हो सके। तो हाल ही में उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी स्कीम को अनवील किया है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए अपने स्टेट में, और इनका जो स्टेनलेस स्टील का सेक्टर है वो बूस्ट हो सके इस पर्पज से। और इस स्कीम के तहत ये 20% का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन दे रहे हैं, बिसाइड्स लैंड एलोकेशन एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिम्बर्समेंट। ठीक है, तो फिलहाल याद रखने वाली बात क्या है कि स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा स्टेट ने ये सब्सिडी स्कीम हाल फिलहाल लॉन्च करी है। फिर इसके अलावा कौन सा स्टेट है जहाँ पे एक स्प्रॉलिंग ओलंपिक पार्क स्टैब्लिश होने जा रहा है इंडिया का? आंसर है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्ट होगा स्प्रॉलिंग ओलंपिक पार्क, कहाँ पे, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अपकमिंग उसके नज़दीक। और इस डेवलपमेंट की हेल्प से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसेंट अनाउंसमेंट था जिसमें इन्होंने कहा था कि ये इंटरेस्टेड हैं 2036 ओलंपिक्स की बिडिंग लेने में, ये चीज़ हमें इससे पता चलती है। ठीक है, ये जो ओलंपिक पार्क प्रोजेक्ट है ये 1100 एकड़ में बनेगा इन सेक्टर 22 ऑफ यमुना एक्सप्रेस वे एज पर द 2041 मास्टर प्लान, और इसमें लगभग 29 एरेनास को फीचर किया जाएगा फॉर वेरियस ओलंपिक स्पोर्ट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेट है जो कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहा है एक स्प्रॉलिंग ओलंपिक पार्क का इंडिया का, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, वेयर इज द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक लोकेटेड इन इंडिया? ये कहाँ पे है इंडिया के अंदर? तो ये लाई करता है ग्रेटर नोएडा में। किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि इसको अप्रूव किया गया है बाय इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स बॉडी फॉर टू व्हीलर्स FIM कि ये होस्ट करेगा कंट्री का पहला MotoGP रेस जो कि
इंडिया की ग्रैंड प्रिक्स है, एक तरह से आप कह सकते हैं। कब होगी? 24 सितंबर को, ठीक है। तो जो फर्स्ट बैच है इक्विपमेंट फॉर मोटोजीपी भारत का, वो अराइव किया जा चुका है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में इसी पर्पज से। तो ये रेस ट्रैक कहाँ पे लाई करती है? आंसर है ग्रेटर नोएडा। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड द उपज पोर्टल? उपज पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने हाल ही में डेवलप किया है? एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ये पोर्टल, जो कि एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है उपज का? यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इस पोर्टल का कोर फंक्शन क्या है? क्रॉप एस्टिमेट्स को जनरेट करना और इनको इंटीग्रेट करवाना विद अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टैटिस्टिकल सिस्टम के साथ। इसका एम क्या है? चैलेंजेस को कॉम्बैट करना, लाइक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनवेरीफाइड डेटा, साथ ही सपोर्ट करना डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। तो दो बातें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। उपज पोर्टल जो है ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि उपज का फुल फॉर्म क्या है? तो उपज का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल नवीन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? हाल ही में इनको किस इंस्टीट्यूशन का एक्टिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया राहुल नवीन को एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और ये जो हैं आईआरएस ऑफिसर हैं फ्रॉम 1993 बैच, ठीक है। तो राहुल नवीन करेंटली सर्व कर रहे थे एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ चीफ विजिलेंस ऑफिसर एट द ईडी हेडक्वार्टर्स, और इस अपॉइंटमेंट के बाद जो मिस्टर संजय कुमार मिश्रा का टेन्योर था एज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट इन द ईडी, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो राहुल नवीन फिलहाल एक्टिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चर्स SU-30 MKI फाइटर जेट्स टू बी एक्वायर्ड बाय इंडिया? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो SU-30 MKI फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसको कि इंडिया एक्वायर करने वाला है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ प्रोक्योरमेंट हाल ही में क्लियर कर दिए हैं डिफरेंट तरह के वेपन सिस्टम के, लाइक ध्रुवास्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल और 12 SU-30 MKI फाइटर जेट्स को, जिनकी लागत आएगी 45,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ये जो 12 जेट्स हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, और ये जो प्रपोजल है इनको सैंक्शन किया गया है अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसको मैन्युफैक्चर करने वाली बॉडी कौन सी है? तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अच्छा, इसके अलावा नासा आजकल चर्चे में था, क्यों? क्योंकि नासा ने कुछ फाइंडिंग्स रिलीज करी हैं 1 साल की स्टडी के बाद। किससे रिलेटेड? यूएफओ से, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। नासा ने ये कहा कि जो स्टडी है यूएफओस का, उसमें हमें और भी ज़्यादा साइंटिफिक टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी, एडवांस सैटेलाइट की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ हमें अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को परसीव करने के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नासा जो है इसी वजह से चर्चे में था। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने अपनी फाइंडिंग्स को जारी कर दी हैं आफ्टर अ ईयर लॉन्ग स्टडी इनटू यूएफओस? आंसर है नासा। नेक्स्ट है, IG नोबेल प्राइज 2023 इज प्रोवाइडेड फॉर विच कैटेगरी? IG नोबेल प्राइज किस सेक्टर में दिया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये दिया जाता है ह्यूमरस साइंटिफिक फीट्स में, और इस साल अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, चाइना, मलेशिया एंड US इन्होंने जीता है इस अवार्ड को इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी, इनकी स्टडी के लिए कि किस तरह से आप रीपर्पजिंग डेड स्पाइडर्स को यूज़ कर सकते हैं ग्रिपिंग टूल्स में, ठीक है। तो फिलहाल ये 33rd IG नोबेल प्राइज सेरेमनी थी जो कि कुछ दिनों पहले हुई है। तो यहाँ पे आंसर है ह्यूमरस साइंटिफिक फीट्स। फिर इसके अलावा नोबेल प्राइज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि हाल ही में इसका प्राइज अमाउंट बढ़ा के कितना कर दिया गया है। तो नोबेल फाउंडेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नोबेल प्राइजेस को एडमिनिस्टर करने के लिए, इन्होंने इस साल के नोबेल प्राइज विनर्स को 1 मिलियन स्वीडिश क्राउन और देने का निश्चय किया है, और इसी के साथ जो फाइनल रिवॉर्ड रहेगा नोबेल प्राइज विनर्स का वो कितना हो जाएगा? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको डॉलर में समझना चाहें तो $9,86,000, ठीक है। तो 2012 में जो प्राइज मनी थी उसको 10 मिलियन से कम करके 8 मिलियन तक पहुंचा दिया गया था बिकॉज ऑफ फिनेंशियल कंसिडरेशन। उसके बाद में जाके ये जो वैल्यू है ये 9 मिलियन कर दी गई थी 2017 में, और फाइनली इसको 2020 में एक बार फिर से 10 मिलियन पे पहुंचा दिया गया था, और अब इसका वैल्यू कितना हो गया है? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, ठीक है। नेक्स्ट है,
As per a recent discovery, Earth's high energy electrons may contribute to water formation in which body? Recent discovery के मुताबिक जो अर्थ के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाटर फॉर्म करते हैं किस बॉडी में या किस चीज़ में, आपको ये बताना है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने कुछ डेटा एनालाइज किया जो कि इंडिया के चंद्रयान 1 ल्यूनर मिशन से मिला है। इसमें उन्होंने डिस्कवरी करी और ये बताया कि जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं अर्थ के प्लाज्मा शीट में, उनका रोल कहीं ना कहीं है मून के सरफेस पे वाटर को फॉर्म करने में, ठीक है। और रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट तरह के वेदरिंग प्रोसेस में मून के ऊपर, जिसमें ये रॉक्स एंड मिनरल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। और इस डिस्कवरी से हमें जो ल्यूनार वाटर की ओरिजिन है उसमें कुछ और चीज़ें भी फर्दर पता चल सकती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मून। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन रह गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले एक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेट किया था, कहाँ पे, आपको ये बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर को इनॉग्रेट किया नई दिल्ली में। ये फर्स्ट फेज रहा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का दिल्ली के द्वारका में, ठीक है। और ये कितना एरिया कवर कर रहा है, 73,000 स्क्वायर मीटर्स। और यशोभूमि इसी के साथ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने वाली जगह बन जाएगी। माइस का मतलब मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन। और इसमें 11,000 डेलीगेट्स को एक साथ बैठाया जा सकता है। यशोभूमि जो है इसको ग्रीन सिटीज़ प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेशन भी दिया गया इनके इन्वायरमेंटली फ्रेंडली डिज़ाइन के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर को कहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कीव एंड लीव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन विच कंट्री? ये कहाँ पे लाई करती हैं साइट्स? आंसर है यूक्रेन। किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशंस की कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने डेजिग्नेट किया है इन दोनों साइट्स को एज इन डेंजर। किस वजह से? ऑब्वियसली रशिया के इन्वेजन की वजह से, ठीक है। और ये डिसीजन लिया गया ड्यूरिंग यूनेस्कोज एनुअल वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग जो हुई थी रियाद में, ठीक है। तो जो रशिया का इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर, उसकी वजह से दोनों साइट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब खतरे में आ चुकी हैं। इसी वजह से यूनेस्को के लिए मैटर ऑफ कंसर्न हो चुकी है। तो यहाँ पे आंसर है यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट साइटिंग स्लगिश प्रोग्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो हमारा SDG 8 है उसके बारे में जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही खराब तर है। तो ये रिपोर्ट जारी करी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इन्होंने इसमें ये बताया है कि जो दुनिया है वो काफ़ी कम प्रोग्रेस कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 को अचीव करने में। क्या है इसमें SDG 8 में? इसमें हमने बात करी थी कि हम प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात हुई थी इसमें, साथ ही ये हुआ था कि डिसेंट वर्क होगा सभी के लिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एनालिसिस के मुताबिक नियरली 2/3 ऑफ SDG 8 इंडिकेटर्स शो करते हैं कि प्रोग्रेस काफ़ी इनसफिशिएंट है और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है हमारी वो बहुत दूर हैं अभी टारगेट को पहुंचने में, जो कि 2015 में था, ठीक है। मतलब 2015 के टारगेट तक को हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये वाले टारगेट तो बहुत दूर की बात है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी करी? आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट जारी करी आजकल रिगार्डिंग फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है। और इसमें इन्होंने फिनेंशियल इंक्लूजन को मेजर किया कंट्री के अंदर, और इन्होंने बताया कि मार्च 2023 में ये वैल्यू 60.1 पे पहुंच चुकी थी, जिसमें हमें सभी पैरामीटर्स पे ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो FI इंडेक्स होता है ये सिंगल वैल्यू में दिया जाता है रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100। 0 जो है ये कंप्लीट फिनेंशियल एक्सक्लूजन है और 100 जो है ये कंप्लीट फिनेंशियल इंक्लूजन है। मेन कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं इस इंडेक्स में इंप्रूवमेंट के? यूसेज एंड क्वालिटी डायमेंशन, ठीक है। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज करती है फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को इंडिया के अंदर? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state government has launched the taxi application allowing people to book cabs conveniently for travel? कौन सा स्टेट है जिसने टैक्सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसमें लोगों को अलाउ किया जाएगा कि वो कैब्स बुक कर सकते हैं अपने पर्सनल ट्रेवल के लिए? तो गोवा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है टैक्सी एप्लीकेशन, जिसमें कि लोगों को ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वो कैब्स बुक कर सकते हैं ट्रेवल करने के लिए विद इन द गोवा। और चीफ मिनिस्टर कौन है गोवा के? मिस्टर प्रमोद सावंत। इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया और मोर देन 500 टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुके हैं।
और गोवा टैक्सी एप्लीकेशन अब ऑपरेशनल है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी, जो कि मोपा में है पिछले 6 महीनों से, ठीक है। तो याद रखिएगा टैक्सी एप्लीकेशन किसका है, गोवा का। फिर इसके अलावा कौन सा स्टेट है जिसने अप्रूव किया है हाल ही में, लैक्मी स्कीम। ये लैक्मी क्रीम की बात नहीं हो रही है, लैक्मी क्रीम मत समझ लीजिएगा, इट्स लैक्मी स्कीम। और इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी देख लेते हैं, लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, ठीक है। और ये लॉन्च किया है उड़ीसा की कैबिनेट ने। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर करंट में कौन है, इसके चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और इन्होंने इस स्कीम को अप्रूवल दे दी है। तो इसका एम है एक सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और सेफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को स्टैब्लिश करना पैसेंजर्स के लिए स्टेट के अंदर, और इसका काम है एक सीमलेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्रिएट करना फ्रॉम द ग्राम पंचायत लेवल टू द स्टेट कैपिटल, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है जिसने लैक्मी स्कीम को अप्रूव किया, ये है उड़ीसा। और फुल फॉर्म क्या बताया लैक्मी का, लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच इंस्टीट्यूशन फंड्स द वेटरन स्किलिंग प्रोग्राम टू एम्पावर लद्दाख एक्स आर्मी पर्सनल। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो वेटरन स्किलिंग प्रोग्राम को फंड करती है जिससे कि लद्दाख एक्स आर्मी पर्सनल को एम्पावरमेंट मिल सके। ये कंपनी है बोइंग इंडिया, और इन्होंने इसके लिए कोलैबोरेट किया है LLF के साथ, मतलब लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के साथ। और इन्होंने अनाउंस किया है कि वेटरन स्किलिंग प्रोग्राम को अब एक्सपैंड किया जाएगा लद्दाख के अंदर भी। और इस इनिशिएटिव का एम क्या है, जो फॉर्मर इंडियन आर्मी वेटरन्स हैं लद्दाख में उनको इक्विप किया जाए विद द स्किल्स जो कि ज़रूरी हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, साथ ही उनका इंटीग्रेशन फैसिलिटेट हो सके इनटू द लोकल वर्कफोर्स। इस प्रोग्राम की हेल्प से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें सॉफ्ट स्किल्स भी आती हैं, ताकि जो वेटरन्स हैं वो प्रिपेयर हो सकें फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। और जो फर्स्ट बैच है वेटरन स्किलिंग प्रोग्राम का वो स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर 2023 में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोइंग इंडिया। अच्छा, इसके अलावा एक मंथ है जो सेलिब्रेट होता है USA में, इसका नाम है नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ, ठीक है। इसको ऑब्जर्व किया USA ने फ्रॉम 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर। हर साल इसी महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें ये ऑनर करते हैं हिस्पैनिक अमेरिकन के रिच कल्चरल हेरिटेज और कॉन्ट्रीब्यूशंस को इन द US, ठीक है। तो याद रखिएगा नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ कौन सी कंट्री में सेलिब्रेट होता है, आंसर है USA। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आज आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, और जो भी क्वेश्चन रह गए थे इस वीक में हमने वो भी आज देख लिए हैं। तो मंडे से हम लोग वापस अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल संडे है, तो जो भी हमने इस वीक में पढ़ा है उसको प्लीज़ रिवाइज करिएगा, साथ ही कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट संडे को आप अपना एक कोई मॉक टेस्ट दे सकें करंट अफेयर्स का, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी जा रही है, ठीक है। और आप में से जो लोग भी मेरी ये बात मानेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, वो लोग मंडे वाली लेक्चर में कमेंट्स में जाके अपने स्कोर्स भी मेंशन करेंगे, जिससे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहां पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और एक एक करके इनका जवाब कमेंट्स में लिखिए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब लिख सकते हैं, जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विद टाइम आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, बस आप हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहिए, और हमारा काम है आपका स्कोर इंप्रूव करवाना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me, Ms. Hadsana, signing off.